अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन अपने शो का आगाज़ इस दुआ से करेंगे कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन की आवाम का हामी नासिर हो, क्योंकि 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में जो इसराइली फ़ौज निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जिस तरीके से जारहाना तरीके से उनको मारने की कोशिश कर रही है, एक जेनोसाइड जो है वो वहाँ पे चल रही है, उसके नतीजे में अब तक 20,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और आपको पता है कि इनमें 70% जो है तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। गज़ा में हर वक्त उड़ते जंगी जहाज़ों की घनगरज से ने बच्चों के दिलों में एक खौफ पैदा कर रखा है। ऐसे में पनाहगज़ीनों की कैंप रफ़ा में एक बच्ची है जो बच्चों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रही है। रोया नामी लड़की अपने इस फन से बच्चों में जंगी जहाज़ों का शोर और इसके खौफ को कम करने की कोशिश कर रही है। रोया की वीडियो आलमी मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हो रही है। और बज़ार आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शंस की गहमा गहमी आपको पता ही है और आज कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी डेट है। गो के MKM पाकिस्तान, जमात उलमा इस्लाम और साथ में अब तुम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने भी दरख्वास्त कर दी है कि भाई ये दिन बड़े कम हैं और क्योंकि टिकट्स ही उन्होंने इतनी लेट अनाउंस की, फिर उन्होंने कहा आपको पता है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करते करते टाइम हो जाता, तो ये इस डेट में की जाए तौसी। अब ये होती ही नहीं होती है तो आज दोपहर तक ही पता चलेगा। खैर जी, लाहौर, कराची, पेशावर समेत हम देखने की इंतखाबी जो गहमा गहमी वो काफ़ी अरूज पर है और नुमाइंदों का अवामी अदालत में पेश होने का ये बहुत बड़ा इम्तहान है। गुज़िश्ता रोज़ भी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात लेने और जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। कागजात नामजदगी जमा कराने का, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक ये आखिरी दिन है और उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त कल आवेज़ा की जाएगी। इंतखाबात का दंगल जैसे आपको पता है कि 8 फरवरी को लगेगा और कागजात नामजदगी के हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदों से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे खुर्शीद आलम, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे अरशद अली और पेशावर से होंगे हमारे नुमाइंदे शाहबुर रहमान हमारे साथ, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप तीनों को वेलकम कहना चाहूँगी ना, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ज़रा मैं कराची जो है उसका रुख करूँगी जहाँ पर खुर्शीद आलम मेरे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, मुझे बताइएगा कि आज तो आखिरी दिन है, तो आज तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी रूज पर होगी। चलिए, विल ट्राई टू कनेक्ट विद खुर्शीद आलम। अरशद जो हमारे नुमाइंदे हैं, जैसे आपको मैंने बताया, वो हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। अरशद, ये बताएं कि क्या गहमा गहमी है, आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है, कितनी गहमा गहमी आप देख रहे हैं यहाँ पे? जी मदीहा, लाहौर में जो है वो 14 कौमी असम्बली की नशिस्तों और जबकि 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। सुबह 8:30 बजे से लेकर जो है वो तमाम रिटर्निंग अफसरान के ऑफिस में जो है वो उम्मीदवारों का जो एक रश है वो बढ़ चुका है। तमाम उम्मीदवार जो है वो फौरी तौर पर जो है वो मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के रूबरू पेश भी हो रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रहे हैं। ताहम कागजात नामजदगी जमा करवाने के प्रोसेस में एक चीज़ बता दूँ कि कैंडिडेट का आना लाजमी नहीं, वो अपने किसी पावर ऑफ अटॉर्नी देकर जो है वो अपने नुमाइंदे के जरिए भी कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। ताहम कौमी असम्बली में लाहौर में 14 नशिस्तों के ऊपर अब तक 121 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जबकि सूबाई असम्बली की जो 30 नशिस्तें हैं उसके ऊपर अब तक जो है वो 304 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। ताहम जो है वो अगर बात की जाए लाहौर में किस किस उम्मीदवार ने, किस किस रहनुमा ने, किस किस पार्टी की तरफ से जो है वो अभी तक कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उसमें जो है वो सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने जो है वो NA 119 और NA 149 और NA 150 जो है सूबाई असम्बली की नशिस्त NA 149 और सूबाई असम्बली की PP 150 से जो है वो कागजात नामजदगी जमा जो है वो हासिल किए हैं। ताहम वो आज बताया जा रहा है कि वो भी आज कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएंगे। ताहम दूसरी जानब NA 121 से सरदार लतीफ़ खोसा, जबकि सलमान अकरम राजा जो है वो NA 128 से कागजात नामजदगी उन्होंने हासिल किए हैं। इस तरह जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बलोच ने NA 128 से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और मिर्ज़ा जवेद ने PP 165 से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। और इसी तरह मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मैं सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर पंजाब की जो ख़वातीन हैं NA और सूबाई असम्बली की जो मखसूस सीटें हैं उसके ऊपर कागजात नामजदगी जमा करवा रही हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून की रहनुमा तहमीना दौलताना, आबदा राशिद, राबिया फ़ारूकी
काफ़ी ने जो है वो कागजात नामजदगी अपने जमा करवा दिए हैं और यहाँ पर जो है वो उम्मीदवार जब आ रहे हैं तो उनके साथ उनके कारकुन भी आते हैं और बड़ी ही उनके साथ जो है वो नारेबाजी के साथ वो अंदर आते हैं उम्मीदवार और उसके बाद अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद कागजात नामजदगी जमा करा दी, क्योंकि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में तो ये सुनने में भी आया कि मरियम नवाज से उनकी तल्ख कलामी हुई। अच्छा, मैं जरा पेशावर करूँगी। शहाबुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, पहली बार पेशावर में ऐसा होने जा रहा है कि किसी ख्वाजा सरा ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। ये इंडिपेंडेंट उसमें कैपेसिटी में इलेक्शन लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से इनका ताल्लुक है? नहीं मिलिया, ये जो है ये इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ेंगे। PK 81 से इन्होंने कागजाती नामजदगी कल जमा कराई थी। पेशावर बिलखुसूस इस इलेक्शन में काफ़ी अहमियत का हामिल भी है, पेशावर नहीं पूरा सूबा ही। लेकिन उस तरह की गहमा गहमी यहाँ पे हमें इन 2 दिनों में तो नज़र नहीं आई, तो उम्मीद है कि आज कुछ उसमें गहमा गहमी हमें यहाँ पर नज़र आए। अगर यहाँ पर हम हल्कों की बात करें तो पेशावर में कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के यहाँ पर 13 हल्के हैं। इन हल्कों में इन्हें 32 का जो हल्का है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पे मुल्क की सियासत के जो लीडरान और सीनियर रहनुमा है वो यहाँ से कई मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं और इस मरतबा भी जो सारे जो पेशावर के हैं सूबे की नज़र इसी हल्के पर है। लेकिन अगर इस हल्के में कागजाती नामजदगी की हम बात करें तो सिर्फ अभी तक अवामी नेशनल पार्टी के ग़ुलाम बिलोर उन्होंने कागजाती नामजदगी जमा किए हैं और सूबाई रहनुमा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं ज़ियाउल्लाह अफरीदी उन्होंने यहाँ पर कागजाती नामजदगी जमा की है। अब तक जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ उन्होंने अब तक उनके कारकुनान अभी तक यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने कोई कागजाती नामजदगी यहाँ पर अभी तक जमा नहीं कराई। ये सिर्फ इसी एक हल्के का नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पे जो 13 सूबाई हल्के हैं और 5 कौमी हल्के हैं वहाँ की सबकी ये सिचुएशन है, कोई गहमा गहमी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ये शिकवा भी कर रहे हैं। चलिए जी, मुझे लगता है कि सबको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये दिन आगे बढ़ जाए। खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद भाई, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? और कराची वालों ने तो पहले भी कह दिया था कि जी थोड़ी सी डेट आगे बढ़ा दें इसकी कागजात नामजदगी जमा कराने की। जी हाँ, देखिए कराची की 22 और कौमी और सूबाई की 47 नशस्तों के लिए 250 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जबकि सिंध असम्बली और कौमी असम्बली की जो मखसूस नशस्तें हैं उसके लिए जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उनकी तादाद 100 है। तो इस तरह कराची से मजमूई तौर पर 350 कागजात नामजदगी अब तक जमा हुए हैं, जबकि आज आखिरी दिन है और आज भी बहुत सारे बड़े नाम हम देखते हैं कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पहुँचेंगे मुख्तलिफ DRO ऑफिस में। मैं बस्ती में मौजूद हूँ, यहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद कराची के अमीर जमात हाफिज़ नईमुर रहमान आएंगे, अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इसी तरह MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वो भी अपने कागजात नामजदगी यहीं जमा कराएंगे। इसके अलावा MQM के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है डॉक्टर फारूक सत्तार वो वेस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ से अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। पीपल्स पार्टी की जो साबिक़ MNA हैं और उनकी ख़वातीन विंग की सदर हैं कराची डिवीज़न की डॉक्टर शाहिदा रहमानी, वो मखसूस नशस्तों पर अपने कागजात नामजदगी आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ और अरकान जो हैं जो सूबाई असम्बली के हैं वो ये अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल वो जनूबी में अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। तो आज आखिरी दिन है, हल्ला गुल्ला भी खूब देखने में आएगा गुज़िश्ता 2 दिनों के मुकाबले में, और फिर आज शाम के बाद पता चल पाएगा कि कराची में मजमूई तौर पर कितनी कागजात नामजदगी जमा हुए। और फिर उसके बाद जब स्क्रूटनी का मरहला शुरू होगा 24 से 30 दिसंबर तक, तो वो भी एक बड़ा दिलचस्प मरहला होगा कि किसके कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं, किसके मंजूर किए जाते हैं। जी बिल्कुल जी, लेकिन ये जो अभी स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं ना कि बड़ा एक लेड बैक एटीट्यूड तमाम तर पार्टीज़ का चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबको कॉन्फिडेंस है। जैसे भी हमारे साथ शहाब भी बता रहे थे कि जी अभी उतने लोगों ने जमा ही नहीं कराया। तो शहाब, क्या पेशावर में समा है यहाँ पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या उनको ये कहीं ना कहीं यकीन है कि ये डेट आगे एक्सटेंड हो सकती है? 1 दिन का उनको और टाइम मिल जाए या 2 दिन का टाइम मिल जाए? देखिए मदिया, ये तो ये एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं और इनको उम्मीद भी है कि इनकी इसकी डेट जो कागजात नामजदगी है वो बढ़ाई जाए। लेकिन इस तरह कुछ गहमा गहमी से नज़र तो आ रहा है कि इनको कुछ उम्मीद तो है कि अगर आज दोपहर तक ये डेट एक्सटेंड की जाए तो ये कल या परसों में फिर कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। लेकिन कोई बड़ा रहनुमा, कोई बड़ा लीडर हमें इस तरह अभी तक तो नज़र नहीं आया कि उन्होंने किसी बड़े हल्के में अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हो। सही, ठीक है। और अरशद, आपने भी ऐसे देखा, मुझे वैसे बताएं जैसे आपने बताया था कि कैंडिडेट का खुद आना ज़रूरी नहीं है, वो किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, वो आके पेपर जमा करा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बड़े बड़े सारे इनके हैं वो क्या खुद आए हैं या उन्होंने भी अपने किसी को भेजा है कि आप जाके हमारे कागजात नामजदगी जमा कराएं?
जी मदीहा, अगर नून लीग के बड़े नामों की बात करें तो बड़े नाम मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ ने और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग मरियम नवाज़ ने अपनी लीगल टीम के ज़रिए जो है वो अपने कागजात नामजदगी NA 130 से हासिल किए हैं। तहम उनकी जो लीगल टीम है वो इस वक्त कागजात नामजदगी उसको पुर कर रही है और ज़रा ये कह रहे हैं कि वो लीगल टीम ही जो है वो उनके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। ताहम जो है वो इसी तरह जो दीगर रहनुमा हैं लाहौर से उनका जाना ज़रूरी नहीं है। ताहम जो है वो अक्सर रहनुमा जो है कोशिश करते हैं कि वो खुद जो है वो अपने कारकुनों के साथ गैदरिंग करके जो है वो RO ऑफिस में पहुंचे और वहां पर जो है वो करें और उसके बाद जो है वो बिल्कुल बिल्कुल वो जो है वो यहाँ पे आके मीडिया टॉक करते हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं। और इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सबसे उम्मीदवारों के लिए जो आसानी पैदा की है वो ये है कि पहले ये फ़ीस जो होती थी उम्मीदवारों की, जो कि कौमी असम्बली की 30,000 है जबकि सूबाई असम्बली की 20,000 है, ये पहले जो है वो बैंक में जमा होती थी। ताहम जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन की जानब से ये सहूलत दी गई है कि ये आप बैंक में भी जमा करवा सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने रिटर्निंग अफसर को कैश भी दे सकते हैं। तो ये जो है वो बड़ी सहूलत है। वैसे तो आज जुमे का दिन है और अभी तक जो है वो आखिरी रोज है, ताहम जो है वो जुमे से पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की लेकिन जी हम तो फीस जमा नहीं करा सके, वो बैंक बंद था। तो कहती चलो ठीक है जी, RO को वैसे पकड़ा दीजिए। जी बिल्कुल, जो है वो इस हवाले से ROs जो है वो बड़ी आसानी के साथ एक स्मूथ तरीके से साथ जो है वो 3 दिन का तीसरा दिन है, प्रोसेस चल रहा है। कोई किस्म की बदमज़गी जो है वो लाहौर से रिपोर्ट नहीं हुई और ROs और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कर रहे हैं और इसी तरह जो सिलसिला जो है वो शाम 4:30 बजे तक ये आज जारी रहेगा। जी ठीक है, लेकिन जितनी सुस्ती से तमाम तरफ देख रहे हैं ना कि हमारे पॉलिटिशियन आ रहे हैं, तो लग रहा है कि उनको अभी तक यकीन नहीं है कि जी इलेक्शन टाइम पर होने वाले हैं। गियर अप जनाब, सब उठें, आके कागजात नामजदगी जमा कराएं, फिर उसके बाद देखते हैं जी कि सियासी दंगल कैसा सजता है। बहुत शुक्रिया जी। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे कराची से, शाहब हमारे साथ थे पेशावर से और हमारे नुमाइंदे अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया था लाहौर से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि आज दोपहर तक जो है डेट एक्सटेंड कर दी जाए और कल शायद उनको एक और दिन मिल जाए। यू नेवर नो क्या होता है, लेकिन एक बात तो है, इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे ही हैं। ये अब हम पैदा कर रहे थे ना कि जी पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो बस डेट का जिक्र कर रहे हैं। इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि जी बड़े कम टाइम है। आपने को पता ही MQM पाकिस्तान ने भी पहले कह दिया था, उसके बाद जमात इस्लाम का भी मसला था। खैर जी, मैं आपको मूड चेंज करती हूँ। सुबह सुबह मेरे पॉलिटिक्स पे इतनी बात करती हूँ और आज वीकेंड है, फिर उसके बाद तो मैं ज़रा मौसम की बात करती हूँ। हो सकता है आप लोग वीकेंड पे प्लान करना चाह रहे हो कहीं जाना, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं और बच्चे कह रहे हैं भाई हमें तो लेके जाएँ, हमने तो देखनी है बर्फ़। तो मैं आपको बताती हूँ बर्फ़ कहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त पड़ रही है। अभी सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि कोयटा में बहुत ठंड है और जो कोयटा में ठंड और यकबस्ता हवाएं थी उन्होंने रुख कर लिया कराची का। तो अगर आप कहीं नहीं भी जाते तो कराची में भी ठंडा मौसम है। मुल्क के बेशतर इलाकों के अगर मैं आपको बताऊँ तो उस कर्दू में पारा जो है वो -7 डिग्री तक गिर गया है। जो गिलगित है वहाँ पे -6, कल्लात सोर -5 और कालाम में -4 रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है, इसलिए बी वेरी केयरफुल। अगर आप चाहते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करें तो वो जो स्नो टायर्स होते हैं प्लीज़ वो या चेन टायर्स हों वो लगा के जाएँ ताकि फिसलन ना हो और कोई अल्लाह ना करे कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश ना आए। सवात का मौसम कैसा है ज़रा मैं आपको वैसे भी दिखा देती हूँ उन लोगों को जो कि वहाँ नहीं जा सकते। शहाबुद्दीन हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। शहाब ये बताइएगा कैसा मौसम है सवात का? अपने नाज़रीन को तो हमने बताया कि वहाँ पर तो -7 जो है वो दर्जा हरारत चल रहा है। बर्फ़बारी हुई है वहाँ पर या बर्फ़बारी के बगैर ही इतना ज़बरदस्त मज़ेदार ठंडा ठार मौसम है? जी देखिए, स्वात का मौसम ऐसा होता है कि अमूमन जो है सर्दी शुरू होती है तो जो बालाई इलाके हैं ख़ासकर कालाम और मालम जब्बा, मियादम वैली है या गबीन जब्बा है, तो इन इलाकों में तो वैसी ही ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से स्वात में काफ़ी तब्दीली आई है, जो मौसमियाती तब्दीली है तो इसके असरात काफ़ी है। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो नवंबर के महीने में काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी मालम जब्बा में भी और कालाम में भी, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि दिसंबर का महीना है और सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते जो है थोड़ी बहुत जो है बारिश हुई और इसी तरह हल्की बर्फ़बारी हुई। पहाड़ों पर तो इस वक्त बर्फ़ पड़ी है, लेकिन जो मालम जब्बा है या कालाम जो प्रॉपर कालाम है वहाँ पे बर्फ़ अभी नहीं पड़ी। पहाड़ों पर नज़र आ रही है दूर दूर से भी।
तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इस वजह से काफ़ी जो है मनफी असरात है, और इस वजह से जो खुश्की है तो इस खुश्की की वजह से भी अमराज भी फूट पड़े हैं सीने के, गले के। और अगर मैं बात करूं अस्पताल ज़राए की तो गुज़िश्ता 2 महीनों में कोई 16,000 मरीज़ जो है वो अस्पताल आए हैं इस तरह के मरज़ के। तो इस वक्त कालाम में जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि -4 है, मालम जब्बा में -2 है, और जो मिंगोरा शहर है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ फजागट है, तो आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। इस वक्त धूप निकली हुई है लेकिन अब भी फ़ज़ा जो है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद है। सुबह और रात के वक्त काफ़ी ठंड होती है, और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर तो ज़ाहिर है काफ़ी जो है ना सर्दी की काफ़ी शिद्दत है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वो सैयाह आ रहे हैं। अच्छा इस उम्मीद के साथ मैं आ रही आपसे है जानना कि चाहूंगी, कब हमने बर्फबारी कल भी होती है, अपनी लेकिन एक रिपोर्ट शेयर की थी, उसमें था कि पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाह जो है उन्होंने पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख किया। इस बार मुझे बताएं, क्योंकि अब तो ये सीज़न है, तो हॉलीडे सीज़न जो है वो शुरू हो गया है, तो आप कितनी बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पे देख रहे हैं? देखिए जी, पहले तो ये था कि स्वात में सिर्फ जो है गर्मियों में लोग आते थे, लेकिन अब बर्फबारी देखने के लिए भी काफ़ी सयाह यहाँ पे आते हैं। गुज़िश्ता साल भी लाखों सयाह आए थे, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि सयाह बड़ी तादाद में आ रही है। अब भी मैं जब मिंगोरा से फजागट की तरफ आ रहा था तो काफ़ी सारे सयाह दरिया स्वात के किनारे मौजूद थे। वो मालम जब्बा जाते हुए हमने देखे, कालाम जाते हुए हमने देखे, और सयाह इस उम्मीद से आ रही हैं कि बर्फबारी होगी। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा 1 हफ्ते तक तो कोई इम्कान नहीं, दिसंबर के आखिरी अय्याम में जो है हो सकता है कि बर्फबारी हो। क्या हो कुछ जो है ना अभी 1 हफ्ते तक मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शाहब हमारे नुमाइंदे हमें सवात से उन्होंने ज्वाइन किया था और बता रहे थे कि वहाँ पे बड़ा मज़ेदार मौसम है। अलबत्ता 1 हफ्ते तक कोई चांस नहीं है बर्फ़ पड़ने का, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद यानी कि न्यू ईयर पे बर्फ़ पड़ जाए। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे सुरों की मलिका, एक्सप्रेशंस की मलिका, मलिका तरन्नुम नूरजहां को, जिनकी कल 23वीं बरसी है। क्योंकि कल आपका हमारा साथ नहीं होता तो हमने कहा आज ही हम उनके हवाले से बात करेंगे, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से बात करेंगे। बर सग़ीर में जितने सुर मैडम ने बिखेरे, जो मैडम की आवाज़ का जादू था, जो मैडम की आवाज़ की रेंज थी, जो मैडम की आवाज़ के ऑक्टेव था, उसको मैच करना बहुत मुश्किल था। मैडम के पाए का कोई सिंगर बर सग़ीर पाको हिंद में दोबारा जन्म नहीं ले सका। उनकी कुछ यादें ताज़ा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, होस्ट हैं बड़े ज़बरदस्त, और मारूफ पाकिस्तान के हिस्टोरियन भी हमारे साथ मौजूद भी हैं, डॉक्टर उमर आदिल। इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माई शो एंड अ गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक ठाक हैं? मेरे मिजाज बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का करम है। मगर देखो, हमारी लाहौर की बच्ची मदिहा नकवी ब्याह के कराची जा बसी है, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा लाहौर की याद ताज़ा करना चाहता हूँ मदिहा के दिल में। मदिहा, दिसंबर की एक इंतहाई सर्द सुबह है। मैंने सुबह सुबह उठ के सरसों का साग पकाने रखा है और मक्खन मेरे घर में ही है, और मुझे उन तमाम बच्चियों की याद आती है जो कि पंजाब से जाकर कहीं और बस गई। आइए, और इसी तरह हमारी मलिका तरन्नुम नूरजहां भी हैं, चूँकि उनकी वफ़ात कराची में हुई। जाहिर है कि उनका मदफन भी वहीं डिफेंस के करीब एक कब्रिस्तान में है। मगर मैडम जैसे लोग न कभी मरते हैं न कभी इस दुनिया से जाते हैं, जो कि बाकी और बहुत सारी जिंदगियों को तरोताज़ा रखती है। आप फरमाइए। बहुत आपने प्यारी बात की। आपको पता है कि मैडम नूरजहां की ज़िंदगी के बारे में जब कभी जानने की कोशिश करते हैं तो या तो मैं उनके घर वालों को सुनती हूँ या फिर आपको सुनती हूँ, क्योंकि आपने इतना उनकी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से पढ़ा भी है, फिर आप उनके फैंस तक पहुँचाते हैं कि मैडम कैसी थी। कोई ऐसी चीज़ उनकी जो उनकी ऑडियंस तक आपको लगता है कि वो पहलू कभी पहुँचा ही नहीं? बेटा जी, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैडम वॉज अ मच लार्जर
पर्सनैलिटी, देन शी वॉज अ सिंगर। सिंगिंग उनकी ज़िंदगी का, उनकी शख्सियत का सिर्फ एक वस्फ था, मगर उनकी कंप्लीट शख्सियत नहीं थी। मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूँ कि औरत जब तक औरत के तमाम रूप, तमाम रिश्ते इख्तियार नहीं करती, उसकी तकमील नहीं होती। मुझे एक बात बताइए, जब तक एक औरत ने एक बच्चा अपने बतन में कैरी ना किया हो, पैदाइश के अमल से ना गुजरी हो, एक बच्चे को पाला और पढ़ाया और बढ़ाया ना हो, क्या उसकी लोरी में ममता के सुर बिखर सकते हैं? एक खातून जिसने कभी सुहाग को नहीं देखा, सुहाग के रम्स नहीं पहचाने, किसी मजाजी खुदा की परस्तिश नहीं की, क्या उसकी मोहब्बत के गीत कभी उतने मौसर हो सकते हैं जितने बाकी लोगों के होंगे? और फिर एक बात मेरी याद रखिएगा, मैडम वॉज आइडियल इन ऑल हर रिलेशनशिप्स। कमाल की औलाद थी, कमाल की बहन थी, भाइयों के लिए भी और बहन के लिए भी, कमाल की बेगम थी और कमाल की माँ थी। आप यकीन कीजिएगा, व्हेन वी लुक एट ऑल दीज थिंग्स, तब पता चलता है मदीहा कि अनलेस यू गो थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ एंड अनलेस यू फुलफिल ऑल रोल्स इन लाइफ, आपके गले में वो सोच नहीं पैदा होता। मैं चाहूँ ना तो किसी उस्ताद को रख के मदीहा आपको भी गाना सिखवा सकता हूँ कि भाई ये यूं कहना है, ये यूं कहना है, मगर उन सुरों के बाद उनमें जो सोच भरती है चीज़, वो जिंदगी है, वो जीना है, और हर रूप हर रंग में जीना है। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं मादाम को लताबाई मंगेशकर के साथ। लताबाई मंगेशकर मेरे मौला की तख्लीक का एक मोजज़ा है, और मुझे किस बेहतरा याद आती हैं। सिर्फ फ़र्क उन दोनों में इतना है, हैड शी फुलफिल्ड ऑल रोल्स इन लाइफ, मे बी द एक्सप्रेशन वुड हैव बीन मोर। आप यकीन कीजिए, जब मैडम सिसकी भरती हैं ना, तो बहुत सारी सिसकियाँ जो उनके सीने में मौजूद हैं वो उसमें रेजोनेट करती हैं। जब मैडम हंसती हैं तो उस हंसी की खिलखिलाहट में वो तमाम खुशियाँ सिमट आती हैं जो मैडम ने खुद एक्सपीरियंस की। और इसी तरह जब मैडम का गीत है, जो कोई भी आप देखें वतन का गीत, ए पुत्र हटाते नहीं विकते, ए सिर्फ पुत्रां दी मां जानती है कि वाकई हले तक वो बाजार नहीं है जिथे ए हटियां हों, जिथे एहो जे जां फरोश पुत्र विकदे हों। मेरा कहने का मतलब ये है कि जीना बहुत अहम है, दूसरों की जिंदगियों को एनहांस करने के लिए और एक्सप्रेशन लाने के लिए और जज्बा और तासीर लाने के लिए। बिल्कुल, जो जज्बा मैडम में था हम उसको बीट नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली अगर हम 1965 की जंग के बारे में जब सुने तो हमेशा जो मैडम की हुब्बुल वतनी है वो याद रखी जाएगी। और वो जो पढ़ती थी, नाते थी, और बड़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आशिक थी। उनको बहुत सारे मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे बताते हैं कि उन्होंने कुछ निजी महफिल में उनकी नाते भी सुनी हुई है। बहुत शुक्रिया जी। उमर आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात करते हुए दोनों बिल्कुल आप दिया मैडम की बातें कर रहे थे। हम मैडम की खिदमात के हवाले से बात कर रहे थे कि ठीक है, उनकी एक पर्सनालिटी तो है, वो एक स्टार तो थी, लेकिन उन्होंने क्या कुछ किया हुआ है मुल्क के लिए, कितनी बड़ी वो मुहिब्बुल वतन औरत थी। और ऐसा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी के पैचेस बहुत स्मूथ थे, बहुत रफ पैचेस भी थे, लेकिन उनके लिए उनका मुल्क पहले आता था। हम तमाम तर लोगों को भी यही याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपको एक और अच्छी खबर देती हूँ। US ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में हुज़ैफ़ा इब्राहिम ने सिल्वर मेडल जीता है, और हुज़ैफ़ा इब्राहिम ने इस वक्त हमें अमेरिका से ज्वाइन भी किया है। उनसे इस कामयाबी के हवाले से बात करेंगे। हुज़ैफ़ा, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसा लग रहा है मेडल जीत कर? कितनी तैयारी की थी? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तैयारी बहुत की थी, और ये टूर्नामेंट फिलाडेल्फिया में था, और सेकंड आया मैं जो अल्लाह ने लिखा था वही हुआ। और मैं इस टूर्नामेंट में 9 to 12 सीट था, और मैंने सेकंड सीट को आया, 4th सीट को आया, और 7th सीट को भी आया। और मैं बहुत खुश हूँ से, और इंशाल्लाह आगे भी मैं जीतता रहूँगा। हुज़ैफ़ा, who gave you the toughest time? सबसे ज़्यादा टफ टाइम आपको किसने दिया था? फाइनल में मैं जिससे मैं हारा, वो मैं I was 1-0 up and 10-7 up in the second game, and I just couldn't carry on and get the right momentum. फिर उधर से second game और फिर 3-1 हार गए, and quarter finals में actually मैं 2-1 down था, और I don't know क्या हुआ, मैं इतना अच्छा खेला कि मैं 4th और 5th गेम जीत गया। मेरी मुझे सपोर्ट बहुत थी ह्यूस्टन स्क्वॉश क्लब से, क्योंकि मैं ह्यूस्टन में ट्रेन करता हूँ, और
मैं इधर पढ़ भी रहा हूँ, तो मेरे स्कूल से भी मुझे बड़ी सपोर्ट थी। तो चलें, थैंक यू सो मच हुज़ैफा इब्राहिम फॉर जॉइनिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर टूर्नामेंट। बहुत सारी दुआ, तो और दुआ ये है कि अब आप गोल्ड मेडल जीतें, क्योंकि हम तमाम लोगों को इसका इंतजार है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं हो जाएगा। विल मीट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम बार बार ये बात कर रहे थे कि काफ़ी सियासी जमातें ये मुतालबा कर रही हैं कि आप कागजात नामजदगी की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर ले, तो ऐसा ही हुआ है। 2 दिन की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब 24 दिसंबर तक आप कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है कागजात नामजदगी जमा करा सकती हैं। और साथ में फिर दिन 25 से 30 दिसंबर तक का दिन होगा जिसमें जो जांच पड़ताल जो है वो जो कागजात की वो की जाएगी। तो ये एक डेवलपमेंट है जो अभी हुई है, जिसके बारे से हम आगे जाके भी मज़ीद बात करेंगे। अच्छा, आपके साथ ना मैंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर शेयर करनी है, और ये मुझे भी नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर कि आप लोग जब इसको सुनेंगे तो आप लोग खुद मतलब आपको इंटरेस्टिंग ये लगेगी। पाकिस्तान में एक ऐसा मकाम है जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है, और वहीं से 1951 में मुल्क का सही वक्त लिया गया था। इस जगह का आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सूबा पंजाब में शक्करगढ़ के मसरूर गांव में पड़ने वाली सूरज की किरण हर लिहाज से बड़ी ख़ास होती है, और पाकिस्तान में ये पहला मकाम है जहां सूरज तुलू होता है। और इसी मकाम पे जो टाइमिंग जो बेसिकली ली गई थी वो यहीं से ली गई थी, यानी कि ये वो मकाम था जिसने टाइम पाकिस्तान के लिए बदला। अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। खैर, मुल्क मौसम जो है वो तो काफ़ी इस वक्त सर्द है, और सर्द मौसम में लोगों की कोशिश होती है ऑफकोर्स कि लोग गर्म कपड़े लें। पहले होता ये था कि लोग रुख करते थे कि जी लंडे बाज़ार को, कि लंडे बाज़ार में चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती थी, 100 की चीज़ें आराम से मिल जाती थी। लेकिन अब लंडे बाज़ार भी जो है ना वो लोगों की दस्तरस से बाहर हो गया है। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग परेशान हो गए कि भाई हम ब्रांडेड कपड़े तो ख़रीद नहीं सकते, दुकानों में तो जा नहीं सकते, हमारे पास तो ले दे के ये लंडा बाज़ार की ऑप्शन बची थी। लेकिन अगर लंडा बाज़ार में ये सिचुएशन होगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ? अच्छा जी, कोयटा और फैसलाबाद के लंडा बाज़ारों का जो लंडा बाज़ार का जो हालात हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कोयटा जो है वहाँ हम आपको बताएं कि इस वक्त साइबेरियन हवाएं जो हैं उन्होंने अपने डेरे जमाए हुए हैं, खून जमा देने वाली वहाँ पर सर्दी है। और फिर शहरियों ने किया लंडा बाज़ारों का रुख। नूरुल आरफीन की इस हवाले से रिपोर्ट भी देखते हैं। मौसम कोई भी हो, सर्दी हो या फिर गर्मी, शहर के लुंडा बाजारों में रश हर वक्त होता है। लेकिन मौसम सरमा में इन बाजारों की रौनकें दुगनी हो जाती हैं। इस साल मौसम सरमा में इन बाजारों की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है शहर के वस्त कासी रोड पर कायम कदीम और वसी लुंडा बाजार। दिसंबर की यखबस्ता हवाओं ने शहर को अपने हिसार में लिया तो शहरियों को गर्म कपड़ों की फिक्र सताने लगी। खातीन, बच्चे, बड़े सभी कम कीमत और पायदार गर्म कपड़ों की तलाश में इस्तेमाल शुदा कपड़ों की मार्केट पहुंच गए, जहां कोई स्वेटर, जैकेट तो कोई गर्म मोजे और ट्राउजर खरीदता नजर आया। कहते हैं महंगाई में इजाफे के बायस नए कपड़े खरीदना मुश्किल हो गया है। खून जमा देने वाली सर्दी से बचने के लिए कम कीमत और पायदार गर्म कपड़े ही मुनासिब हैं, जेब पर भारी भी नहीं पड़ते। उधर तो महंगा है, सूट बच्चों के लिए 2000-2500-3000 के है, बस इस वजह से इधर कबाड़ी माल के लिए आए। पाकिस्तान में तो महंगाई बहुत ज़्यादा है सब कुछ की, और फिर भी ये बाजार अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छा गुजारा कर रहा है। और ये है कोयटा का स्पिनी रोड, जो शहर में इस्तेमाल शुदा कपड़ों का सबसे सस्ता बाजार शुमार होता है। यहाँ के मलबूसात आम मार्केट के मुकाबले में ज्यादा कम कीमत होते हैं। गरीब के लिए इधर नहायत ही बहुत सस्ता माल मिलता है, बकाया के लिहाज से बाजार में बहुत महंगा है। लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सस्ता माल इधर अच्छी क्वालिटी की है। जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी चीज़ें मिलती हैं इधर, और सर्दी से बचने के लिए हर किस्म की चीज़ मिलती है, कपड़ा वगैरह, जर्सी वगैरह, कोट वगैरह, इसके अलावा रज़ाइयाँ वगैरह हर चीज़ मिलती है। हम लोग यहाँ से ना चीज़ें मिल जाती 200, 250, 100 रुपये का भी मिल जाते, 50 का भी मिल जाते। सर्द मौसम में लुंडा बाजारों की रौनकों में इजाफे से दुकानदार भी खुश हैं।
कहते हैं कोशिश है कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी मार्केट में लाई जाए। बाजार में जो मिलता है 1500 1800, इधर है 200 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया। सस्ता माल है, रौनक बाजार में ज़्यादा है, माल चल रहा है। ताजरों का कहना है अगर हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर भारी भरकम टैक्सेस कम किए जाएं तो गरीब और मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इन सस्ते बाज़ारों से मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बढ़ती हुई महंगाई और टैक्सेस में इजाफा अपनी जगह पर, लेकिन आज भी इन सस्ते बाज़ारों में 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक स्वेटर, जैकेट्स और ट्राउज़र बआसानी मिल जाते हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर और जुनैद अकबर के साथ उलारफीन, समा, कोयटा। कोयटा की सिचुएशन आपने देखी, फैसलाबाद का भी ज़रा हाल जान लेते हैं। नुमाइंदा समा रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, ये बताइएगा, अभी हमने कोयटा में सूरत हाल देखी, लोग बड़े परेशान हैं कि भाई अगर लंडा बाजारी महंगा हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। फैसलाबाद के शहरी क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल मदीहा, जिस तरह से कोयटा की एक सूरत हाल जो है बताई गई है कि लंडा बाज़ार, जिनको आमतौर पर सस्ते बाज़ार समझा जाता है, और जो ही मौसम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं या धुंध का मौसम आता है तो शहरी बड़ी तादाद में इन बाज़ारों का रुख करते हैं। ओवर कोट ख़रीदते हैं, गर्म कोट ख़रीदते हैं, जैकेट्स ख़रीदते हैं, गर्म जूते ख़रीदते हैं, स्वेटर, जर्सियाँ और इस तरह की जो गर्म कपड़ों के मुख्तलिफ आइटम्स हैं वो ख़रीदी जाती हैं। फैसलाबाद में भी शहरियों का रुझान जो है वो इस जानिब देखने में आ रहा है, जब से फैसलाबाद में जो सर्दी का मौसम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता हुए हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जो महंगाई की सूरत हाल है वो कोयटा से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि लंडा बाज़ारों में फैसलाबाद के जो महंगाई है वो 100% से भी ज़ायद बढ़ गई है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ से कोट या जर्सी या ओवर कोट 300 में मिल जाता था वो अब 1200 से 1500 रुपये में भी नहीं जो है वो मुश्किल से ही मिल रहा है। अगर हम आम मार्केटों की बात करें तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तो महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा होशरुबा सूरत हाल है। वहाँ पर 5-5 हज़ार तक जो है वो कीमत मुख्तलिफ गर्म जो कपड़े हैं, आइटम्स हैं, उनकी पहुँची हुई है। तो यहाँ पर शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। इनसे बात कर लेते हैं। मुझे आप ये बताइएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं, महंगाई की क्या सिचुएशन, ख़रीदा कुछ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी ख़रीदा है इस वक्त पिछले साल की तरह इस वक्त महंगाई है। जो पिछली दफ़ा 100 की चीज़ मिलती थी वो अब 800 की मिलती है। बहुत मुश्किल से वो भी तलाश करनी पड़ती है, फिर जाके मिलती है। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया इस दौर में रहना, ठीक है ना। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मज़दूर आदमी कहाँ जाएगा? जो 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है वो कहाँ जाएगा? वो अपने बच्चे को कैसे रोटी खिलाएगा? अपनी बीवी को कैसे रोटी खिलाएगा? 1000 रुपये में अपने बच्चों के कपड़े, जूते, सारा स्कूल का निज़ाम कैसे चलाएगा? जो हुक्मरान है हमारे, इन्हें चाहिए हमारे बारे में सोचना, ठीक है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है कि जब कभी वो समझते थे कि 1000 रुपये में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो कपड़े ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो एक आइटम भी है जो वो मुश्किल से ही यहाँ पर दस्तयाब है। जी सही, थैंक यू सो मच। अभी रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद थी फैसलाबाद के लंडा बाज़ार में, और आप देख सकते हैं कि लोगों का पीछे जमे गफ़ीर है, लेकिन जितने भी लोग आए हैं वो परेशान हैं क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी होंगी। जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिलती थी अब वो इस साल 800 रुपये की मिल रही है, तो यकीनन लोगों के लिए बड़ी परेशान कुन बात है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जनाब, और सियासत में किसका वक्त अच्छा चल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती जा रही हैं। हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अगर मुस्लिम लीग नून के वाले से बात करें तो एहसन इकबाल ने कहा है कि नून लीग की तरफ से वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। उन्होंने भी ये दावा किया है कि हवाओं का रुख नून लीग की तरफ चल रहा है। नून लीग हम देखने की काफ़ी पुरउम्मीद भी दिखाई दे रही है, लेकिन फैसला किसके हक़ में आना है देखें ये तो वक्त ही बताएगा जब 8 फरवरी को इंशाल्लाह होंगे इंतखाबात। हमने पिछले दिनों देखा कि मुस्लिम लीग नून के तवातुर से पार्लिमानी बोर्ड के इजलास होते रहे, लेकिन वो बेनतीजा रहे। फिर जो पुरानी जो वफादार उनके लीडर्स हैं वो नाराज़ भी रहे कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं, आप लोग नए लोगों को जो है वो टिकट दे रहे हैं। तो बड़ी ना वहाँ पे खिचड़ी पक रही थी, तो ज़रा उस खिचड़ी के वाले से ज़रा जानेंगे। और अभी एक नई डेवलपमेंट भी हुई है, जो अभी ताज़ा तरीन उनका पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, इस वाले से बात भी करेंगे। समा लाहौर के नुमाइंदे हमारे साथ आसिम नसीर मौजूद हैं। आसिम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई शो। सबसे पहले तो आसिम मुझे बताइएगा ये चल क्या रहा है नून लीग में? अभी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में तहमीना दौलताना जो कि इतनी पुरानी मुस्लिम लीग नून की कारकुन है, उन्होंने इतने
सियासी करियर का आगाज़ ही नून लीग से किया था, उनकी मरियम नवाज से जो है वो तल्ख कलामी हो गई है, ये सुनने में आ रहा है। ये हुआ क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग जी, और बहुत शुक्रिया मदिया, आपने आज फिर मधु किया और आपने इनसाइडर मुझसे कुछ लेने की भी बात की। तो देखें ये जो अंदर की बात है ना, मुझे पता सारे गॉसिप होते हैं आपके पास। कोशिश करूंगा कुछ आपके साथ जितना टाइम देंगे मैं शेयर कर दूं। अब हमारा काम है कि हम अपने तमाम लोगों को एक हकाइक के ऊपर रखें। तमीना दौलताना, जैसे कि आपको भी मालूम होगा कि ये पंजाब के गवर्नर की जो है उनकी साहबजादी हैं, साबिक गवर्नर जो स्टार्ट में रहे, और उनका एक बड़ा ख़ानदान जो है सियासत में बड़ा पुराना है, और उनके 2 बेटे इस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से भी। बात यह है कि ये जो रिपोर्टिंग हुई है कुछ इसे उस तरह नहीं रिपोर्टिंग हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। मरियम नवाज ने तंजन और एक मजाक के अंदर ना एक बड़ा लाइटर मूड में कहा कि आपको छोड़ें, आप ना हल्के वगैरह की, आप मुझसे बात करें कि आप अपनी क्या कर रही हैं, तो उसे जो मिस रिपोर्ट हो गया। तो ये ऐसी अंदर खाते ये बात नहीं थी। जो जिसकी क्लास हुई उनका नाम शायद तो हमने तो सुना है कि वो तहमीना दौलताना साहब ने आगे कहा कि आप ये चाहती मैं मर जाऊं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, यही मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। वो मदिहा नियाजी हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की लाहौर से वर्कर हैं, नवाज शरीफ के हलके से, और उन्होंने बड़े अरसे से वो मारे बुरे भी खाती रही, बड़ी एक्टिविस्ट हैं वो, और वो वहां पर बड़ी जज्बात में काबू नहीं रख सकी। जब उनका टाइम 2-2 मिनट का टाइम मिलता है, उनका टाइम खत्म हो गया, उन्हें कहा बैठ जाए, वो बैठी नहीं। तो उसके ऊपर उन्हें जो साथ वाली ख्वातीन थी और जो लाहौर की क़यादत थी, उन्होंने थोड़ा सा सख्त लहजा इस्तेमाल किया। फिर मरियम नवाज ने भी उस पर तलखी की। तो असल में वाकया उनका था, लेकिन वो रिपोर्ट हो गया तहमीना दौलताना का। तो तहमीना दौलताना के हवाले से जो खबर है, मैं अपने नाज़रीन को आपके तवज्जुह से ये कंफर्म कर रहा हूँ कि अंदर तहमीना दौलताना और मरियम नवाज की कोई ऐसी बात नहीं हुई। मदिहा नियाजी जो एक एक्टिविस्ट है, मुस्लिम लीग की वर्कर है, उनके साथ तल्ख कलामी हुई थी, जो कि नाम की शायद मेरा ख्याल है वो मीडिया में जो है वो गलत वो चलता रहा। तो ये असल में अंदर की रही बात। अच्छा चले, वो तो जो कुछ हुआ, लेकिन असल में होने क्या जा रहा है, आपने मुझे स्टार्ट में कह दिया गॉसिप दे, तो मैंने आपके प्रोग्राम में लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि मरियम नवाज कराची आ रही हैं। तो आज मैं फिर उसे कंफर्म कर रहा हूँ कि आपको खबर की ब्रेक कर रहा हूँ, हम समा पर आपके अपने मॉर्निंग शो में कर रहे हैं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों का फाइनल हो गया है। दोनों कराची से इलेक्शन लड़ेंगे कौमी असम्बली के अलग-अलग हलकों से, और उनकी जो है ये इस हवाले से ये फैसला हो चुका है। उसके बाद मरियम नवाज गुजरांवाला से इलेक्शन लड़ेंगी और लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी। तो मरियम नवाज 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं कौमी असम्बली के, और इसी तरह 2 जो है वो सूबाई असम्बली के हलके, एक जो 119 के नीचे उनकी पीपी है वहां से लड़ेंगे, एक रायगढ़ से वो सूबाई असम्बली का लड़ेंगी। तो 2 सूबाई असम्बली का और 3 कौमी असम्बली के वो जो कौमी असम्बली के हलके हैं वहां से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। और पहली मरतबा वो इंतखाबात के जो अमल में वो अब दाखिल हो रही हैं, और पहली मरतबा अगर उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट नहीं होते, उसमें कोई कदर नहीं लगती, तो वो फिर अपनी जो स्ट्रीट पार है उसका उनका पता चलेगा कि पार क्या है। इसी तरह शहबाज मतलब है कि कराची के लोग आने वाले दिनों में देखेंगे कि शहबाज शरीफ भी आके यहाँ पे जलसा कर रहे हैं और मरियम नवाज भी यहाँ पर आकर जलसा करेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप देखेंगे जनवरी के अंदर नवाज शरीफ भी आएंगे, अपनी बेटी की यहाँ पर आगे वो कैंपेन को स्टार्ट करवाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपना दौरा रोका हुआ था। और जो सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि मैं कराची की तरफ आगे आता हूँ, अगर मुझे कहेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली उसकी चीजें कुछ अंदर की बताता हूँ कि हो क्या रहा है, सीट एडजस्टमेंट किस तरह हो रही है। अच्छा, नंबर 2 हम इसे कंप्लीट कर लें कि शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ेंगे, शहबाज शरीफ लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, और ये एक और ब्रेकिंग न्यूज दे, शहबाज शरीफ कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे। ये किसी के पास मीडिया में नहीं है, जो आज के प्रोग्राम में मैंने ये जो है खबर आपको ये भी फोड़ दी कि शहबाज शरीफ कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, कराची से लड़ेंगे। उनके कागजात नामजदगी, उनकी फाइल कंप्लीट हो चुकी हुई है। आज अगर डेट एक्सटेंड ना होती तो आज शाम को ये सबमिट होनी थी। अब जो ये कभी इम्कान है कि ये 24 तारीख को लास्ट डेट ऑफ जो फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स है उसमें ये इनकी फिल होगी। इसी तरह नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से, और अपने दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हल्का NA 15 से जो तोगर और मानसेरा का है वहां से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ इमरान खान के घर में जा रहे हैं और वहां पर मानसारा में जाके कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, और एक इलेक्शन वो लाहौर से लड़ेंगे। तो ये शरीफ फैमिली की डायनामिक्स इस वक्त तैयार हो चुकी है।
हमजा शहबाज अपने ही हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, सूबाई भी और कौमी का भी, वो 2 के नॉमिनेशन पेपर सबमिट होंगे। तो ये हम आपको अंदर की दे रहे हैं। अब आप आ जाते हैं कि कराची में क्या होने जा रहा है। कराची में मुस्लिम लीग नून ने एमक्यू के साथ तय पा चुके हुए हैं और जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है वो सिंध की हद तक इनका तकरीबन फार्मूला तय पा गया हुआ है और उसका गो हेड जो है वो कल शाम या परसों सुबह तक वो दे दिया जाएगा कि कौन किन किन हलकों से हम लोग सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पंजाब के हवाले से नवाज शरीफ का अभी तक हुक्म इम्तना समझ लें, क्योंकि IPP भी अपने जो उन्होंने लिस्ट दी है उस पर वो डटी हुई है और मुस्लिम लीग नून भी चाह रही है कि कुछ तादाद कम हो जाए। तो अभी इनका जो मामला है वो दरमियान में कहीं अभी तय नहीं हुआ। लेकिन बड़ी जो 2 अहम इम्पॉर्टेंट खबरें हमें आसिम नसीर ने दी हैं एज ऑलवेज हमारे शो में, वो ये कि मरियम नवाज साहिबा और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये दोनों कराची में मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे भी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी अपनी बेटी की इलेक्शन कैंपेन के लिए आपको फिर कराची में नजर आएंगे। जलसा मरियम नवाज का कराची में भी होगा। बहुत शुक्रिया जी, आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद थे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बताया से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वहाँ पे भी एक हल्के से वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी अहम खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। देखें जी वक्त के साथ साथ क्या क्या चीज़ें मजीद और तब्दील होती हैं। सीट एडजस्टमेंट की खबरें भी आपके सामने ही हैं। मुझे ब्रेक पर जाने वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रोशनियों के शहर कराची के अवाम के लिए बहुत ही अच्छी खबर यह है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बर्न्स रोड जो कि पाकिस्तान की एक कदीम फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर एक सकाफती फूड फेस्टिवल का इनेकाद आज से होने जा रहा है जो कि 25 दिसंबर तक रहेगा। और आपको पहले से ही मालूम है कि ये बर्न्स रोड एक ऐसी जगह है कि पूरा कराची भी अगर बंद हो जाए, आपको खाने के लिए कहीं कुछ ना मिले, तो आपको तब भी पता है कि बंस रोड सुबह के 4 बजे भी आपको जाके बहुत अच्छा खाना, आपकी पसंद का खाना आपको मिल जाएगा। और सोचें कि अगर वहाँ पर स्पेसिफिकली कोई फेस्टिवल हो तो ये फेस्टिवल वहाँ पर कितना स्पेशल होने जा रहा है। इसका मतलब है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो वहाँ की जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी ज़रूर करेंगे। अपनी फैमिलियों को ज़रूर वहाँ पे लेके जाएं ताकि आप लोग कराची का क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो टेस्ट है ना वो आप लोग एंजॉय कर सकें। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है DC साउथ के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ सारी साहब को, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ साहब एंड वेलकम टू माय शो। बताइए मुझे इस फेस्टिवल के बारे में। वैसे तो ये इतनी कदीम फूड स्ट्रीट है ही और मेले का समय यहाँ पे होता ही है, लेकिन जो स्पेसिफिकली फेस्टिवल हो रहा है इसमें क्या कुछ खास होने जा रहा है? जी देखें, ये फेस्टिवल रखने का मकसद हमारा ये है कि जैसे कि आपने कहा कि जब भी आप बर्न्स रोड का नाम लेते हैं तो वो आपको वहाँ के खाने और पूरा जो ना एक हमारा जो कुजीन है हमारा साउथ एशिया का, स्पेशली अभी जो हमारे पाकिस्तान के हैं, कराची के हैं, उसका पूरा एक आपका जहन में खाका बन जाता है। मुझे तो खुशबू भी आने लग जाती है। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस रोड पे खास करके हम प्री पार्टीशन, ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, प्री पार्टीशन से वो इतना ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर है यहाँ कि आपको हर किस्म का खाना आएगा, चाहे वो हमारा प्री पार्टीशन जो हमारे स्नैक्स हो, हलवा पूरी हो, निहारी हो, सब चीजें, फिश फ्राई है, हलीम है, वहाँ हलीम है, दही बड़े हैं, दही बड़े है, दिल्ली वाले, कुल्फियाँ, आइसक्रीम, यू नेम इट एंड दे हैव इट। जी बिल्कुल। तो ये बेसिकली आपको पता है कि अभी जो है ना विंटर्स शुरू हो चुके हैं, तो एक अच्छा हमने मौका समझा, जो हमारे फूड स्ट्रीट एसोसिएशन के हैं, बर्न्स रोड एसोसिएशन साहब, वो चाह रहे थे कि हम इसको सेलिब्रेट करें, अपने कुजीन को, अपने कल्चर को। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए हम चाह रहे हैं कि इस रोशनियों के शहर में एक और रोशनी को नुमाया किया जाए। तो हम पूरे कराची को एक मौका देना चाह रहे हैं। जिस तरह का आजकल थोड़ी सी महंगाई और पर इसकी जो ना परेशानी है, तो हम लोगों को चाह रहे हैं कि एक अच्छा माहौल दो, फैमिलीज़ को माहौल दो। बेसिकली हमारा ये फैमिली ओरिएंटेड है। हम फैमिलीज़ को मौका देना चाहते हैं कि आएँ, बैठें, और ये घर में बैठ के अकेला खाने का एक अपना फ़ायदा होता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा मिल के खाना, रौनक भी चाहिए होगी। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह वहाँ लोगों को माहौल पसंद आएगा। पार्किंग का क्या करेंगे? क्योंकि अक्सर हमने जब जाना होता है ना बर्न्स रोड, तो हम भी सोचते हैं कि अच्छा भाई गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, तो फिर कभी कभी इसकी वजह से हम कहते हैं चलो रहने दो, मंगवा ही लेते हैं। तो पार्किंग के इशूज़ को आप लोग कैसे केटर करेंगे? जी, इस दफ़ा जो बर्न्स रोड एसोसिएशन वालों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है कि दोनों तरफ, स्ट्रीट के दोनों तरफ वेले सर्विस का बंदोबस्त किया है। ठीक है, वहाँ आप आएँ,
वेले सर्विस को आप गाड़ी दें, वो आपको अच्छे तरीके से सिक्योर तरीके से पार्क भी करेंगे, आप जाएं एंजॉय करें, घंटा आधा घंटा 2 घंटे एंजॉय करें, खाना खाएं, लोगों से मिलें, वापसी में पान खाते हुए जाएं, अपनी गाड़ी लें और आपसे। तो इस दफ़ा होपफुली, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जिसके आसपास कमर्शियल एरियाज रात को उस टाइम पे तकरीबन बंद हो जाती है, तो हमारे पास सफिशिएंट पार्किंग है टुवर्ड्स कॉलेज साइड, फ्रेस्को। और आप इस चीज़ का कैसे ख्याल रखेंगे कि जो वहाँ पे जो रहने वाले रिहायशी हैं उनकी भी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो? जी बिल्कुल ऐसे है कि देखें, हम टेक्निकली इस रोड को बंद नहीं करेंगे, तो वहाँ जो रहायशी है उनको आमदरफ्त में कोई मसला नहीं होगा, और उनके ज़्यादातर एरियाज साइड पे हैं तो उनको इश्यूज़ नहीं होगा। देखिए ये इस तरह के जो इवेंट्स सेलिब्रेट करने का मकसद ये नहीं होता है कि किसी भी हमारी एरिया में पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को अफेक्ट करना है या उसको जो ना परेशान करना है, हम सब ने मिल के करना है। तो इस दफ़ा हमने उनको भी इंगेज किया था, काफ़ी सारे हमारे साथ थे। थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए आर्जी शायद उनको तकलीफ हो, मगर वो उस कम्युनिटी के लिए, उस एरिया की ही बिजनेस प्रमोशन का ही सारे सब डिस्काउंट है इस बार, क्योंकि ऑफ कोर्स खाना तो यहाँ पे मिलता ही है, लेकिन क्या इस साल में एक स्पेशल डिस्काउंट होगा खाने पीने की? जी बिल्कुल, मुझे बताया गया और मैंने इस एसोसिएशन और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने बताया, क्योंकि वो चाह रहे हैं वॉलंटरली कि कराची के सारे लोग आएँ, फैमिलीज आएँ, तो उनको इंडिविजुअली तौर पे वो ऑफ़र करेंगे 10-15%, कुछ जो हैं वो 20-25% तक भी डिस्काउंट करेंगे। अदरवाइज तो कार्ड्स पे आपको होता है डिस्काउंट, लेकिन बहुत सारी जगहों पे कार्ड्स नहीं चलता ना, वो कैश लेते हैं। आज कौन कौन सी हम पर्सनालिटीज आ रही है, क्योंकि आज तो आप लोग आगाज़ करने जा रहे हैं इसका? जी देखें, जब से ये ऐलान हुआ है और पूरे शहर में काफ़ी सारी अहम जो शख्सियात हैं वो बिल्कुल जो है ना तैयार हैं इसके मज़ेदार खाना खाने के लिए। तो आज मेयर साहब भी जो ना कमिटमेंट है उनके आने के लिए। गवर्नर साहब जो ना 9 बजे आज आ रहे हैं इस जो फेस्टिवल का इफ्तिताह करने। उसके अलावा मिनिस्टर साहिबान हैं, उसके अलावा कुछ व्लॉगर्स हैं और कुछ काफ़ी सारे कम्युनिटी के लोग हैं जो आपको वहाँ जो ना चेहरे मिलेंगे। सही। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि तो वीकेंड पे तो इसका मतलब है कि लेट नाइट तक ये आउटलेट्स खुले होंगे। साथ में मुझे बताएं कि यूजुअली होता है कि वीकेंड पे होता है, आपने इसको एक्सटेंड किया है 25 दिसंबर तक, इसकी भी मैं रीज़न जानना चाहूँगी। जी देखें, खाने का मज़ा तो रात को लेट 8 से 3 बजे का हमने टाइम रखा है। अदरवाइज़ भी आपने देखा हो कि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि आपको कराची में कहीं से भी खाना नहीं मिलता तो आप बर्न्स रोड चले जाएं, आपको मिल जाए। जहाँ तक ताल्लुक है 25 तक एक्सटेंड करना है, आपको पता है 25 को हमारी क्रिसमस भी आ रही है, तो हमारे शहर में हमारे जो मसीह भाई हैं, बरादरी है, उनके लिए भी हमने एक दिन एक्सटेंड किया है ताकि वो एंजॉय कर सके, एंजॉय करें, अपने फैमिलीज के लिए आएँ, अपनी खुशियों में हमें भी शामिल करें, हम भी उनकी खुशियों में शामिल करें। बहुत प्यारी ये शहर का जो ना डाइवर्सिटी, इस शहर की जो खूबी है, खूबसूरती है, तो ये शहर सबके लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जिस भी रंग नस्ल, जिस भी ज़बान से, सबके लिए शहर है। तो इस फूड फेस्टिवल के थ्रू मैसेज भी हम ये दे रहे हैं। जो हमारा इस फूड फेस्टिवल का स्लोगन है वो भी यही है कि सेलिब्रेटिंग कुजीन एंड कल्चर्स। हाँ, सेलिब्रेटिंग कुजीन एंड कल्चर, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीकेंड, क्योंकि 25 दिसंबर को छुट्टी भी है और क्रिसमस भी है। तो जो हमारे मसीह बरादरी के जो है स्पेसिफिकली उनके लिए उन्होंने एक दिन एक्सटेंड भी किया कि वो लोग भी आएँ और यहाँ पे सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच जी। अल्ताफ सारी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं अब आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हमारे यंग रॉक स्टार से। इंटरनेट सेंसेशन है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये सिंगर्स हैं, कमाल उन्होंने बैंड बनाया हुआ है और ये जनाब सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। इनका एक गाना आया, खैर उस वक्त तो नहीं छाया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वीडियो यूँ वायरल हुई और लोगों ने जब सुनना उसको शुरू किया तो पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद द सॉन्ग। और उस गाने की जो व्यूअरशिप है दैट इज़ 72 मिलियन। ओह माय गॉड, दैट्स ह्यूज। और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान से निकल के भी उन तमाम जगहों पर है जो उर्दू समझते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया की बात भी करूँ तो वहाँ पे भी इनकी बड़ी तादाद में फ़ैन मौजूद हैं। मैं बात करी हूँ और बैंड की, जिसके राफ़े, उसामा और अहद आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड वेलकम टू माई शो। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ ये और बैंड ये कब बना? ये काफ़ी टाइम, 3 साल हो गए बने हुए इसको।
मतलब ये दोनों आए थे मेरे पास गाना रिकॉर्ड करवाने, तो मुझे मतलब सामा के वोकल मुझे अच्छे लगे थे और बंदा भी अच्छा था। अल्लाह मियां, बंदा भी अच्छा था। और आपके पास क्यों आए थे जी गाना रिकॉर्ड करने के लिए? आप? मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। ओह, ये देखिए कितने यंग है माशाल्लाह से, म्यूजिक प्रोड्यूसर माशाल्लाह से ज़बरदस्त। अच्छा, 3 साल पहले सोचे और छोटे होते होंगे? हाँ, 16 साल में। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई मस्ट से। भाई देख लें आप इन लड़कों का, आप इनको यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने छोटे छोटे थे, चूजे थे, और ये मुझे पता है इन्होंने कहाँ पे गाना शूट किया था, बट द सॉन्ग हैज़ अ वाइब। सो इसको बनाने में कितना टाइम लगा था? हु कंपोज्ड इट? ये सामा ने तो काफ़ी टाइम से लिखा हुआ था। मैं 2 साल पहले से लिखा हुआ था। यानी कि 5 साल पहले आपने लिख लिया हुआ था? नहीं, 3 महीने तो हुए इसको आए। प्लीज ऑडियंस के लिए एक और हो जाए। ओके, राफे बीट दो। राफे बीट दो भाई। ले चलो वहाँ मुझे, मैं देखता हूँ आसमान में भी अब तुझे। देखा एक रोज तारा टूट के गया, मांगी भी दुआएं पर हाँ तू नहीं मिला। वो आया ही नहीं जो एक दफा गया, वो दूर इतना हो गया मैं देख ना सका। है ढूंढता वजह अब दिल ये बेवजह, है टूटा इस तरह से दिल के फिर नहीं लगा। तो आ मिलो कहीं ओ मेरे हमनशी, मैं अब भी हूँ अकेला ये तू समझा क्यों नहीं। वजूद दिल लगी कि आरज़ू नहीं, मोहब्बत तो वही है जो कि मिलती ही नहीं। मोहब्बतों में झूम लूँ मैं क्या करूँ बता, मैं मुब्तला हूँ गम में या मैं गम की हूँ दवा। मैं बद्दुआ हूँ या दुआ हूँ या मैं हूँ सजा। अब तू बता कि तू है या फिर मैं हूँ लापता, तू बता। वाओ, जबरदस्त। किसने लिखा है? ये हम दोनों ने लिखा है। तुम लोगों को क्या हो गया मुझे बताओ, क्या हुआ है? बहुत जल्दी हार्ट ब्रेक हो गया, मुझे बताओ आज जरा, बता दो लोगों को क्या हुआ था। नहीं कुछ नहीं। इतना तुम लोग राफे, तुम तुमको समझाते नहीं। राफे के में तो फायदा है, राफे का खुद का दिल टूटा हो क्या समझाएगा। अच्छा, हमने देखा है कि जब लोगों का दिल टूटा होता है ना, वो फिर कोई चीज टूटे हुए दिल से निकलती है, वो ज्यादा हिट हो जाती है। ये देखा ना, बिल्कुल ये टूटा हुआ दिल का। ये कब लिखा आप लोगों ने सॉन्ग? ये अभी तो 1 महीना भैया। अच्छा, इस गाने में हमने कुछ नई चीजें करी हैं जो अभी तक लोगों ने नहीं करी। हाँ, गेट नहीं करी लोगों ने कुछ चीज़। 3 हुक करे हमने अलग अलग, और इस गाने में कोई एक मेलोडी भी रिपीट नहीं, एक लिरिक सब चेंज, कुछ भी रिपीट नहीं है। अच्छा, ऐसा सीन है कि अभी ये गाना ना, जब जो रील्स बनाते हैं, जो एडिटर्स होते हैं, वो भी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे इस बात को कि कौन सी लाइन उठानी है। मतलब होता है ना गाने का कोई स्पेसिफिक पार्ट उठाना है, क्योंकि हमारी कोई मेलोडी रिपीट ही नहीं है और कोई लिरिक्स रिपीट नहीं है, तो वो हर लाइन से अटैच होते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई ये गाना समझ आएगा लोगों को थोड़े टाइम बाद। इवन इस गाने का इंट्रो जो रेडियो टाइप वोकल्स में चल रहा है, और इस गाने का लास्ट की पोइट्री, वो तक से लेके आउटरो तक जो है ना उठ रही है। एक चीज पे काफी। These guys, these young lads are way ahead of their times, माशाल्लाह से। मैं इनको आज पहली बार मिली और मैं इनसे इतनी इंप्रेस हो गई हूँ कि इतने यंग हैं एंड दे आर डूइंग सो गुड। मतलब बहुत अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है। मुझे बताओ, अब तक कहाँ परफॉर्म करके सबसे ज़्यादा मजा आया? लड़कियाँ तो फैन हो जाती होंगी। लड़की, हाँ, मुल्तान में बड़ा मजा आया था। लाहौर में भी बहुत मजा आया था, ETC में परफॉर्म किया था। मतलब वो बड़ा स्टेज था तो काफी। लेकिन कराची के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि अपना शहर है ना, अपना शहर है। तो अभी तक कराची में कहाँ परफॉर्म किया? कराची में भी है, कराची में कुछ है, 4-5 शोज हैं अभी। 38 को है। 38 ओह, न्यू ईयर पे, तो इसका मतलब आप काफी बिजी चल रहे हैं। मजा आने वाला है कराची वालों। चलो जी, कराची वालों, ये और बैंड जो है ना, ये आ रहा है आपके पास। इन्होंने अभी तक कितने शहरों में परफॉर्म कर लिया, लेकिन उनको ज़्यादा इंतजार है कि ये अपने शहर में कब परफॉर्म करेंगे। अच्छा, आगे आप लोग क्या प्लान करेंगे? आप लोग बैंड को लेकर चलेंगे? पढ़ाई तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने कहा कि कंप्लीट करेंगे। अम्मी अब्बू के सामने ही बात करनी थी। ये कह रहा था ना उनके सामने। सही कहा आपने। मैं आपको बता रही हूँ, ये जिनकी हंसी है ना, ये अब आप खुद ही समझ जाए कि क्या अपनी हंसियों के थ्रू कहना चाह रहे हैं। बट दे आर वेरी यंग। हम चाहेंगे वाकई अपनी तालीम भी पूरी करें। और लेकिन क्या फ्यूचर आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? कुछ प्लान तो बहुत खतरनाक है, अभी बहुत चीजें आने वाली हैं। क्या खतरनाक? बस बता नहीं सकते। मरीज पे जाके तो नहीं गाना तुमने? ये तो छोटी चीज है। 2025 be the best, मैं से। अच्छा, टारगेट तुम लोगों ने टारगेट तो सेट किया होगा। बहुत ज्यादा टारगेट सेट किया है। अरे बताओ तो सही, क्या टारगेट है? मतलब ऐसा है कि ग्लोबल काम करेंगे अब इंशाल्लाह। इंटरनेशनल अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह वेरी इंटरनेशनल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीज होगी वो। अभी जनवरी में ही दिख जाएगी। जनवरी में दिख जाएगी आपको। चलो, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नजर लग जाएगी, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट दे आर एमिंग फॉर हाई।
सो इंशाल्लाह भी बेस्ट ऑफ लक बॉयज़, आप लोग मेरे शो में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दे आर सो यंग, दे सो फुल ऑफ एनर्जी। गो के सुबह उठते हुए मैंने शक्लें देख रही थी जब भी मेरे सेट में एंटर होता था, तो ऐसे जैसे पता नहीं कि ज़ॉम्बी चल कर आ रही है, लेकिन जैसे उन्होंने अपना गाना गाया और गाना सुना खुश हो गए। इनकी अपनी बतीसियाँ नहीं मुँह के अंदर जा रही थी। अच्छे से पहले कि मैं लोगों से इजाज़त लूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ हो जाए, जाते जाते जो है वो लोगों को सुनाते जाएं। शेर हो जाए हाँ, आप लोग अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, कौन सा हो जाए? लास्ट वाला शेर हो जाए। मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं गम छुपा कर मुस्कुरा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, ये कमाल मेरा। वाह, चले जी, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़। वाह।